हमने लॉ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल्स हैं उन पे भी बात कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, काइंड्स या टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो मेजरली हम 4-5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रहे हैं। वन इज अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी, लागू करने के लिहाज से। सेकंड वन बनाने के लिहाज से अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। और फोर्थ वन क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्टीज। और फिफ्थ वन जो है वो हमारे पास है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इन चारों को, पांचों को वन बाय वन जो है हम स्टडी करते हैं कि ये क्या क्या है। अगर हम सबसे पहले बात कर ले अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी की, मीन कि वो फोर्सेबल है कि नहीं। फोर्सेबल का मतलब क्या है कि कोर्ट में चैलेंज करके जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय कोर्ट आप उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, दैट इज नोन एज इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जो नहीं हो सकता वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्फोर्सेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी टाइप्स हैं। यहाँ पे हम जो स्टडी करने जा रहे हैं ये बच्चे टोटल 6 टाइप्स हैं। नंबर 1 क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इन्फोर्सेबिलिटी के लिहाज से। सेकंड वन क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। देन वॉइड एग्रीमेंट है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। फिफ्थ वन जो है वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और सिक्स वन हमारे पास इलीगल एग्रीमेंट है। नंबर 1 अगर हम बात करें कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो हमने अभी पिछले लेक्चर में 10 इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल्स पढ़े थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। वो सारे एसेंशियल्स यानी कि ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, जो है ऑब्जेक्ट लीगल हो, ये सारे एसेंशियल जिसमें पाए जाएं 10 के 10, वो क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है, हैविंग ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सारे ऑफर भी हो, एक्सेप्टेंस भी, सारी चीजें हो, वो क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वन क्या है हमारे पास, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कहता है इट वाज वैलिड व्हेन फॉर्म्ड, जब बनाया गया था तो ये ठीक था, बट सब्सिक्वेंटली समथिंग हैपेंड ड्यू टू व्हिच इट बिकेम वॉइड। यानी कि शुरू में जब बनाया गया था तो सब तब ठीक था, ये वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये वॉइड हो गया। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपसे एग्रीमेंट किया कि मैं जी अपना घर आपको सेल करता हूं इतने में इस डेट को, ठीक है। उस डेट के आने से पहले पहले कुछ ऐसा हुआ कि अब वो पॉसिबल ही नहीं रहा। कुछ भी उसकी रीजंस हो सकती हैं, ये रीजंस हमने लिखी हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, कुछ ऐसा हुआ कि वो घर ही डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो 4 रीजंस है उसकी, वो हम देखते हैं कि क्या क्या है। इट हैज द फॉलोइंग रीजंस, क्या क्या है। नंबर 1 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब उसको परफॉर्म करना है जो पॉसिबल नहीं रहा, मीन बंदा, एक पार्टी डिस्ट्रॉय हो गई है, मर गई है, या सेकेंडली वो चीज ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी फ्लड या अर्थक्वेक की बात की तो उस फ्लड की वजह से घर ही डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अब मैं आपको घर कैसे सेल करूं, या आप मीन एक पार्टी जो है वो मर गई है या दूसरी पार्टी कुछ भी ऐसा कि आप उसको परफॉर्म करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड वन क्या है, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, मीन शुरू में जब बनाया गया था कॉन्ट्रैक्ट तब ये ठीक था, हो सकता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो अब उसको परफॉर्म करना इलीगल हो गया। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया बलोचिस्तान में किसी बंदे से कि मैं आपको इतनी गंदम जो है वो सेल करूंगा कल, ठीक है, और रात को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाबंदी लगा दी कि पंजाब से बाहर गंदम आप सेल नहीं कर सकते। अब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल हो गया, मीन वॉइड हो गया, ठीक है। दैट इज नोन एज सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। इसी तरह आप कहते हैं आपने इंडिया में किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मैं आपसे इतनी गंदम खरीदूंगा या इतनी सब्जियां खरीदूंगा, और वो इंप्लीमेंट होने से पहले गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो नहीं हो सकती, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। अंडरस्टैंड। थर्ड इसकी रीजन क्या हो सकती है, रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये हम इसमें मैं आपको यहाँ पे आके बताता हूँ, ये जब वॉइडेबल फोर्थ वाला पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, वहां पे ये डिस्कस करेंगे। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट, जब आप कंडीशन रखते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, तो वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हो जाएगा वॉइड। फॉर एग्जांपल आपके फादर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी अगर तुमने इतने ग्रेड्स ले लिए तो मैं तुम्हें जो है वो बाइक लेके दूंगा। अब आपके उतने ग्रेड्स आएंगे
तो आपको बाइक मिलेगी। बाइक का कॉन्ट्रैक्ट है आपका और आपके फादर का, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके इतने ग्रेड्स आने चाहिए। अगर ग्रेड्स नहीं आएंगे तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो बाइक का वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, राइट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सॉरी वॉइड यानी कि वो शुरू में ठीक था लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो परफॉर्मेबल नहीं रहा। उसकी जो रीजंस है वो हमने ये 4 पढ़ी है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है, इट इज नॉट इनफोर्सेबल, ये इनफोर्स ही नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे हमने क्या कहा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या था, हमने कहा था कि ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन अगर वो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉइड एग्रीमेंट की। यहाँ पे हमने बात की थी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। ये शुरू में ठीक था लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये गलत हो गया। लेकिन ये वाला जो है वॉइड एग्रीमेंट, ये शुरू से ही क्या है, गलत है। वो क्या कहता है, इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइड फ्रॉम एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। और इसमें क्या है, having not essentials of a valid contract except free consent, यानी कि इसमें जो हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं सारे नहीं होते। जस्ट क्या होता है, फ्री कंसेंट होती है। क्या होती है, फ्री कंसेंट होती है, बाकी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये एग्रीमेंट ज्यादातर किससे रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल माइनर से आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो अंडर एज है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और इसी तरह अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो भी क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ वन, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अगर आपकी एक बंदे की, एक पार्टी की जो कंसेंट है, जो इजाजत है, वो बाय फोर्स, बाय दबाव, कॉशन या मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी करके आपने उसकी इजाजत जो है वो ले ली। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यार मेरा फोन बहुत अच्छा है, इसको परचेज कर लें, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। या मैं आपको बाय फोर्स कीजिए, मैं आपका टीचर हूँ, आपको ये इतने में खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। या गन पॉइंट पे कोई बंदा आपसे जो है कहता है ये एक्सेप्ट करो अदरवाइज मैं ऐसे ही कर दूंगा। तो ये इसकी कुछ रीजंस हैं। अगर वो जो है वैसा है तो मतलब कि आपको बाय फोर्स है, तो देन आपके पास राइट है, आप चाहे तो उसको वैलिड बना दें, चाहे तो उसको वॉइड बना दें। एक टाइम ड्यूरेशन होगा ना कि बाय फोर्स है या आपके ऊपर प्रेशर है या कुछ भी है, तो वो जब टाइम वो फोर्स हटेगी आपसे, उसके बाद आपका पास ऑप्शन है, आप चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लें, चाहे तो जो बाय फोर्स उसने करवाया था। आप कहें फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ बाय फोर्स के मेरा मोबाइल दें, बाद में आप रिलैक्स होते हैं, पेपर गुजर जाते हैं और आप मुझे मैं आपको कहता हूँ तो आप कहते हैं ठीक है यार वो जितने में मोबाइल डिसाइड हुआ था मैं परचेज करता हूँ। मीन अब आप पे फोर्स, आप प्रेशर नहीं है, तो आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे विदाउट प्रेशर में जाके तो वो क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो देन वो क्या बन जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और यही बात हमने यहाँ पे कही हुई है, क्या, रिजेक्शन ऑफ अ वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट था उसको आपने एक्सेप्ट करने की बजाय क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है, इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, यानी कि जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, ठीक है, उसकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो वैलिड हो जाएगा, अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो वो वॉइड हो जाएगा। और इसके सर्कमस्टांसेस क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से ये वॉइडेबल हो सकता है। नंबर 1, नॉट फ्री कंसेंट, आपकी इजाजत जो है वो क्या है, फ्री नहीं थी, ठीक है, यानी कि बाय फोर्स, बाय अंडर प्रेशर या बाय इन्फ्लुएंस, इस तरह का कोई भी सिनेरियो हो सकता है। सेकंड वन क्या, परफॉर्मेंस प्रिवेंटेड, इसमें का मतलब क्या है कि एक पार्टी, फॉर एग्जांपल हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने, मैंने कहा जी मैं आपको फ़ोन सेल करूंगा, कल पैसे लेते आना, आप कल पैसे लेके आ गए और मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं सेल करना। आपने ऑफर की ना मुझे कि मैं अपना फ़ोन मुझे सेल करें, अब मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगले दिन या 2-4 दिन बाद मैं फिर आपके पास जाता हूँ और आपको कहता हूँ जी ये फ़ोन ले, आपसे मेरा एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तो आपके पास देन ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसको एक्सेप्ट कर लें, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दें। आप कह सकते हैं कि भाई मैंने कहा था आपको कि मुझे फोन दे, अब मैंने नया ले लिया, अब मैं आपका नहीं ले सकता। उसके बाद क्या है, लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मीन टाइम एक्सपायर हो गया। हम यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेने लगते हैं,
एक टाइम फिक्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर उस टाइम के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो दैट इज वैलिड, और अगर उसके बाद करवाते हैं तो देन उनकी ऑप्शन पे है, वॉइड एबल है, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। नेक्स्ट बचे फिफ्थ वन हमारे पास क्या है, अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हैविंग टेक्निकल इशू। ये वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये है इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से इसको आप कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी से रिलेवेंट देखा होगा कि आपने लिखा होता है कि जी इतने चीज का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हैं तो वो उसके लिए स्टाम्प पेपर आपने इतनी वैल्यू का यूज करना है, इतने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए इतनी वैल्यू का स्टाम्प पेपर। अब अगर आपने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके लिए 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर यूज किया है तो दैट विल बी टेक्निकली अनइंफोर्सेबल, कोर्ट उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसी तरह कोई जैसे अभी पीटीआई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करती है कि जी ये इशू है, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है कि जी इसमें ये चीजें आपने ऐड नहीं की, वो लेके आए साथ अटैच करें और फिर हम आपकी अपील सुनेंगे। यानी कि वो टेक्निकल जो फॉल्ट है उनको अगर मिटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और लास्ट वन क्या बचे, इलीगल एग्रीमेंट। बज़ाहिर बचे इसका ऑब्जेक्ट यानी कि जिस चीज का एग्रीमेंट हो रहा है वही कानून उसकी इजाजत नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप शराब, जुए, गैम्बलिंग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जो कि इलीगल है, ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, किसी स्पेशल बंदे को उसका परमिशन और वो सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए वो क्या है, इलीगल है। तो अगर उन चीजों का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है। किसी का कुछ सवाल है बच्चे इससे रिलेवेंट तो पूछ लें। थैंक यू। हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसमें हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट 4 तरह का होता है, उसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। वो अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबिलिटी लागू करने के लिहाज से, ठीक है, लागू करने के लिहाज से। सेकेंड वन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, बनाने के लिहाज से। थर्डली हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस के लिहाज से और फोर्थली पार्टीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नंबर 2 पहला हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। सेकंड वन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, बनाने के लिहाज से, मीन कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कितनी टाइप्स का हो सकता है। नंबर 1 उसमें हमारे पास है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और नंबर 3 कंस्ट्रक्टिव या कोहेसिव कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं। नंबर 1 अगर हम एक्सप्रेस की बात करें, एक्सप्रेस क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आर रिटन, मीन हमने अपने तासुरात वर्ड्स में या लिख के दिए हैं। अगर ऐसा हो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट या तो जुबानी किया है कि मैंने आपका ये मेरा मोबाइल इतने में आप खरीद ले, आपने कहा ठीक है जी मैं आपका मोबाइल इतने में खरीदता हूँ, दैट इज नोन एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। या रिटर्न में एग्रीमेंट हुआ जी मैं आपको अपना मोबाइल इतने में सेल करूंगा, आपने कहा जी इतने में मैं परचेज करूंगा, दैट इज नोन एज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, ठीक है। सेकंड वन क्या है, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, ये अदर देन ना तो रिटर्न है और ना ही वर्ड्स की फॉर्म है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन, हमने 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी, देन फॉर्मेशन, देन परफॉर्मेंस, देन पार्टीज और देन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हमने 2 जो है इसकी पढ़ ली हुई है, अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, दोनों पढ़ ली होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको अपना मोबाइल इस डेट को इतने पैसों में सेल करूंगा, तो उस डेट को मैंने आपको मोबाइल दे दिया है और आपने उसके बदले में मुझे पैसे दे दिए, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, which is completed, all parties have fulfilled their part of duty। मेरी ड्यूटी क्या थी कि मैं आपको फोन देता, आपकी ड्यूटी क्या थी आप मुझे पैसे देते। अगर एक भी रहता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको फोन दे दिया है और आपने पैसे अभी नहीं दिए, तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, ठीक है। और अगर दोनों पार्टीज ने फुलफिल कर दी है ड्यूटीज, मोबाइल भी दे दिया और उसके बदले पैसे भी मिल गए, दैट इज एग्जीक्यूटेड। सेकंड वन क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन कंप्लीट होने वाला रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता है, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ वन हमारे पास टाइप क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्टीज, पार्टीज के लिहाज से कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज हो सकती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है यूनिलैटरल और सेकंड वन जो कहलाता है वो बायलैटरल।
यूनिलैटरल क्या है, सॉरी ये लेटरल, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें एक पार्टी हो, दैट इज नोन एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और नॉर्मली गवर्नमेंट में हो सकता है ऐसा, या अभी हमने लास्ट सेकंड टाइम में कोई सी या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था जिसमें मोरल या सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आपने दूसरे की चीज रिटर्न करनी, दैट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक ही बंदा रिस्पांसिबल है, ठीक है। और सेकंड वन क्या है हमारे पास, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल क्या होता है, जिसमें मिनिमम 2 पार्टी, 2 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, तो वो बायलैटरल ही कहलाएगा। लेकिन मिनिमम क्या हो, 2 पार्टीज हो, एक बंदा जो है वो कुछ चीज बेच रहा है, दूसरा बंदा कुछ चीज खरीद रहा है, इस तरह का कुछ सिनेरियो हो, दैट इज नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और फिफ्थ वन कहीं कहीं है किसी बुक में, टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंसी जो है हम कहते हैं डिपेंडिंग ऑन सम इवेंट, या कुछ हो तो देन ऐसा होगा, दैट इज नोन एज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट पे डिपेंड करता हो, दैट इज नोन एज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि एक फादर या एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट से कमिट करता है कि जी मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा अगर आपके इतने ग्रेड्स आ गए, ठीक है। तो अब जो गिफ्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, आपके रिजल्ट, ठीक है। अगर वो उतने ग्रेड्स आएंगे तो देन वो आपको गिफ्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दीज आर डिफरेंट 4 और 5 कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिनको हमने इन डेप्थ पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। अभी भी सेव कर दूं ये? हाँ जी, सेव कर दें।